स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों रिसेंटली एक सर्वे ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंडिया की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। इस सर्वे में बताया गया कि अगले साल यानी ईयर 2023 तक चाइनीज इकोनॉमी में रिसेशन आ जाने के 20% चांसेस हैं। वहीं साउथ कोरिया और जापान के लिए चांसेस 25% और न्यूजीलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमीज के लिए भी इम्पेंडिंग रिसेशन के हाई चांसेस माने जा रहे हैं। दोस्तों यूएसए और बहुत से यूरोपियन देशों की इकोनॉमीज ऑलरेडी रिसेशन से जूझ रही है, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने गजब की रेजिलियंस दिखाई है। वहीं इसी रिपोर्ट ने इंडिया में रिसेशन के चांसेस को एब्सोल्युटली जीरो बताया है। 2022 एंड 23 के पहले क्वार्टर में इंडिया ने 13.5% जीडीपी ग्रोथ फिटनेस की। इसी के साथ इंडिया ने अपने एक्स कॉलोनाइजर देश इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का गौरव भी अपने नाम किया। भारत को विश्व गुरु के अपने नेचुरल स्टेटस तक पहुंचाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने साल 2025 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के ऑब्जेक्टिव को भी सेट किया है। इस टारगेट को रियलिटी में तब्दील करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2018 एंड 19 ने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को सबसे इंपॉर्टेंट माना है, जिससे इकोनॉमी की एंटायर वैल्यू चेन्स में पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इकोनॉमी को रेजिलिएंट ना बनाए तो बड़े बड़े देश भी घुटनों पर आ जाते हैं। ये बात रिसेंटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी देखने को मिली, जब रशिया ने यूरोपियन नेशंस को सप्लाई होने वाली गैस को बंद कर इन्फ्लेशन का मॉन्स्टर इन सभी देशों पर अनलीश कर दिया। वही कारण है कि आज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी और रेजिलियंस जैसे पैरामीटर्स भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के फोकस में आ चुके हैं। इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, और इस एम को पूरा करने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों विंड और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आने वाले समय में कोल और क्रूड ऑयल जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जगह ले सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में जिस देश का डोमिनेंस रिन्यूएबल एनर्जी पर होगा वही देश फ्यूचर के जियोपॉलिटिकल आउटकम्स को कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह विंड एनर्जी इंडिया के लिए इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का एक ताकतवर हथियार बन सकता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इस नई रिवॉल्यूशन में इंडिया बाकी देशों के मुकाबले एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, और इस पोजीशन का फायदा उठाकर कैसे इंडिया जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के एनवायरमेंटल इश्यूज सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी कितना बड़ा मार्केट ओपन अप कर रही है, और इसमें डोमिनेंस अचीव करने से देश को कितना फायदा मिल सकता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े कुछ आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ साल 2021 में ग्लोबली करीब $440 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया गया। यानी सिर्फ साल 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 44,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट मिली है। जैसे जैसे गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की प्रेजेंस भी बढ़ती दिखाई दे रही है। कोविड पैंडेमिक अपने एंड स्टेजेस में है, और रशिया यूक्रेन वॉर के साथ भी दुनिया एडजस्ट होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जितना इकोनॉमिक डैमेज इन दोनों इवेंट्स की वजह से हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नई फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बनाने होंगे जो एनर्जी कंजम्पशन रेट को इनहैंस करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी में ग्रोथ करना भी जरूरी हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कंट्रीज ने नेट जीरो एमिशंस के टारगेट सेट किए हैं। इसलिए ये बात भी जरूरी हो जाती है कि इस एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही आए।
इन अदर वर्ड्स, विंड एंड सोलर शुड बी द न्यू ऑयल एंड कोल फॉर अ सस्टेनेबल एंड हेल्दियर फ्यूचर। और रियल ग्राउंड में स्टैटिस्टिक्स भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोविड पैंडेमिक और उसकी वजह से हुए ऑपरेशनल और सप्लाई चेन इश्यूज के बावजूद 2021 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 6% इंक्रीज देखने को मिला है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा पब्लिश्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया की विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 837 गीगावाट है। वहीं इसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी करीब 407 गीगावाट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नेट जीरो बाय 2050 रोड मैप और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक दो ऐसी रिपोर्ट हैं जो ये डिस्कस करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने के लिए दुनिया को किस एनर्जी पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। इन रिपोर्ट्स के अनुसार क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए विंड पावर का शेयर बढ़ाना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया जाए तो इसके लिए हमें ऑनशोर विंड कैपेसिटी को साल 2030 तक 4 गुना कर 3000 गीगावाट तक और साल 2050 तक 8 गुना कर 6170 गीगावाट तक पहुंचाना होगा। वहीं ऑफशोर विंड कैपेसिटी को साल 2030 तक 380 गीगावाट और टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 8000 गीगावाट तक पहुंचाने से ही हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकते हैं। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मल्टीफोल्ड इंक्रीज आने ही वाला है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा कैपेसिटी एडिशन विंड एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो देश विंड एनर्जी की सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेगा, नियर फ्यूचर में वही देश दुनिया के एनर्जी इकोसिस्टम को भी कंट्रोल कर पाएगा। ये पोजीशन कुछ वैसे ही होगी जैसी पोजीशन आज सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ऑयल सेक्टर में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अगला मुद्दा यह है कि आखिर वर्तमान समय में इस लिक्विडेटिव मार्केट और इसके जियोपॉलिटिकल पावर को फिलहाल कौन सा देश एंजॉय कर रहा है और इस पूरी सिचुएशन में इंडिया की क्या पोजीशन है। दोस्तों, फिलहाल दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मेजर विंड एनर्जी रिलेटेड इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स की कैपेसिटी चाइना, यूरोप, यूएसए, इंडिया और ब्राजील जैसे देशों में कंसंट्रेटेड है। चाइना अकेले ही विंड एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का करीब 55 to 65% शेयर होल्ड करता है। यही नहीं, चाइना विंड टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले की मिनरल्स जैसे कॉपर, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग ऑपरेशंस को भी डोमिनेट करता है। यानी विंड एनर्जी इक्विपमेंट की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा रॉ मटेरियल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग तक चाइना में ही कंसंट्रेटेड है। साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स भी भारी मात्रा में चाइना में पाए जाते हैं। ओवरऑल माइनिंग सेक्टर में चाइना ऑलरेडी एक डोमिनेंट प्लेयर है, जो उसे विंड एनर्जी की सप्लाई चेन्स को भी डोमिनेट करने का अच्छा मौका देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारा देश भारत इस रेस में बहुत पीछे है। आज इंडिया भी विंड एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन इकोसिस्टम में एक बड़े प्लेयर के रूप में इमर्ज हो रहा है। इस डिकेड में इंडिया ने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड करने का टारगेट सेट किया है। 2018 से 2021 के बीच ही इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 40% का उछाल देख चुकी है। ग्लोबली विंड एनर्जी जनरेशन की बात करें तो इंडिया आज चौथे पायदान पर खड़ा है। करीब 41.6 गीगावाट इंस्टॉल्ड ऑनशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी आज हम ऑलरेडी गर्व के साथ होस्ट कर रहे हैं, जो हमारी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का करीब 10% है। साथ ही 2030 के लिए ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड कैपेसिटी मिलाकर एडिशनल 140 गीगावाट का टारगेट इंडिया अपने लिए सेट कर चुका है। लेकिन अगर हमसे ऊपर रैंक्ड 3 नेशंस की बात करें तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। नंबर 1 पर चाइना 342 गीगावाट की विंड पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है, जबकि नंबर 2 पर यूएसए 139 गीगावाट और नंबर 3 पर जर्मनी 64 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में है। चाइना हमसे करीब 8 गुना विंड पावर कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि चाइना की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। दोस्तों, विंड एनर्जी के वाइड मार्केट और एनर्जी सिक्योरिटी में इसके ह्यूज पोटेंशियल को जानने के बाद भी एक सवाल हमारे मन में आना लाजमी है कि आखिर विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना ज़्यादा फोकस करने की क्या ज़रूरत है। क्या सच में इस एनर्जी सोर्स में उतने बेनिफिट्स मौजूद हैं कि इतने बड़े टिकट इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में करे जाएं, जबकि आज भी हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और हंगर की ट्राइनिटी सोशल इशू को फेस कर रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे रिन्यूएबल्स और खासकर विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में इंडिया की मदद कर सकता है।
दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा फेलियर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा ना दे पाना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो स्किल्ड से लेकर हाई स्किल्ड पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने का दम रखता है, और जितना एम्प्लॉयमेंट एक फैक्ट्री जनरेट कर सकती है उतना एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में जनरेट करना मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का सिर्फ 15 से 16% शेयर कंट्रीब्यूट करता है। इसे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया से लेकर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसे हथियार ऑलरेडी सरकार इस्तेमाल कर चुकी है। विंड एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है जिसके लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। साथ ही विंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी होगी, जो जीडीपी ग्रोथ के लिए फिलहाल एक बॉटलनेक बना हुआ है। इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में मल्टीफोल्ड ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी भी बहुत इंकरेजिंग है। ऑलरेडी इंडिया का मैच्योर एनर्जी सेक्टर हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ करीब 20 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने का स्कोप है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2018 एंड 19 में भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज की गई है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स किसी एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज में नहीं बल्कि माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपोनेंट्स तक पूरी वैल्यू चेन में पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्रिएट करता है। हमारे वैल्यूएबल एमएसएमई सेक्टर में भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है, जिससे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देश की इकोनॉमी को लेकर जाया जा सकता है। 2020 की रिपोर्ट में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते मार्केट में इंडिया अपने लिए एक स्पेशल जगह बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया स्कीम और इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में विंड एनर्जी सेक्टर मेजर इनेबलर बन सकता है। विंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने का भी एक बड़ा मौका हो सकता है। 1980s और 90s में इंडिया ने 1 किलोवाट से छोटी विंड टरबाइन जनरेटर्स के साथ शुरुआत की थी, जबकि आज इंडिया ऑन एन एवरेज 2.25 मेगावाट की ऑनशोर टरबाइन जनरेटर्स बना रहा है। ऑलरेडी इंडिया में 3 मेगावाट प्लस की टरबाइंस की डिमांड दिखाई पड़ रही है। ये बात इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि लार्जर कैपेसिटी के इक्विपमेंट बनाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडिया को इस फील्ड में एक लीडर बना सकता है और दूसरी कंट्रीज से अलग एडवांटेज प्रोवाइड करा सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने आप में एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्टर है, लेकिन साथ ही ज्यादा कैपेसिटी के टरबाइन जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दोस्तों, हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के थ्रू एनर्जी सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को लेकर पूरी दुनिया को बड़ी सीख मिली है। जब यूरोप ने रशिया को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करी तो रशिया ने नेचुरल गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बहुत से यूरोपियन नेशंस को गैस सप्लाई रोककर रशिया ने इन देशों की इकोनॉमी को घुटने पर ला दिया, और अब इन नेशंस की पॉपुलेशन इस वजह से बढ़ते इन्फ्लेशन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। यहाँ तक कि इन देशों की प्रो ग्रीन एनर्जी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोल बेस्ड पावर शुरू करने की डिमांड रख दी है। ऐसे में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी हमें चिंता में डाल देती है। इंडिया ऑयल और गैस के लिए 85% इंपोर्ट डिपेंडेंस रखता है, इसलिए बहुत से मिडिल ईस्टर्न नेशंस इंडिया पर एक अपर हैंड रखते हैं। डोमेस्टिक विंड एनर्जी और बाकी रिन्यूएबल्स की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट करके इंडिया से इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस से बाहर निकल सकता है। ऐसा होने से इंडिया का इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार और आरबीआई एक बेहतर पोजीशन में होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करने से हमारा इंपोर्ट बिल तो कम होगा ही, लेकिन साथ ही हम अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्रिएट करके बहुत से देशों को उनके रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अचीव करवाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, इनके कंपोनेंट्स जैसे टरबाइंस और जनरेटर्स, इन कंपोनेंट की सर्विसिंग और मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में इंडिया अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ा सकता है। साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे नेबरिंग नेशंस को डायरेक्टली पावर भी एक्सपोर्ट करी जा सकती है। अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट चॉइस की जगह मजबूरी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबल नेशन ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल से दूर होकर रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट जरूरी है।
रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो में कंडक्ट हुई 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ऐलान किया कि 2030 तक इंडिया अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेगा, जिससे 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो कार्बन एमिशन नेशन बन सकेगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पुश में विंड एनर्जी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बहुत से अन्य ग्रीन इनिशिएटिव्स भी विंड एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हाइड्रोजन को एक ग्रीन और क्लीन फ्यूल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है और इस दिशा में सरकार नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी लेकर आई है। हाइड्रोजन के कंबशन के प्रोसेस में सिर्फ वाटर और एनर्जी मिलती है जो इसे एक क्लीन फ्यूल बनाती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑब्टेन करना अपने आप में एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अगर हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड नहीं होगा तो ये ग्रीन फ्यूल नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रीन अमोनिया बनाने में भी विंड एनर्जी हमारी मदद कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि सोलर एनर्जी भी तो ये काम कर सकती है, लेकिन सोलर एनर्जी दिन के सिर्फ उस टाइम पर एनर्जी जनरेट करती है जब धूप होती है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी साथ में मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे 24 आवर सप्लाई इंश्योर की जा सके। दोस्तों, सपने तो हम बहुत सुहाने देख रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो बाकी नेशंस के साथ कंपटीशन में हमें सही मायने में बेहतर पोजीशन पर रख सकता है? खुशकिस्मती से इसका जवाब है हाँ। पहला एडवांटेज है एश्योर्ड मार्केट। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दुनिया की ऑनशोर विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक 4 गुना हो सकती है। साथ ही इंडिया ने 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल से मीट करने का फैसला लिया है। इसका मतलब साफ है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया विंड एनर्जी में अपनी एग्जिस्टिंग लीडरशिप का फायदा उठाकर ग्लोबल विंड सप्लाई चेन में लीडर बन सकता है और एक एश्योर्ड डोमेस्टिक मार्केट इस इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही विंड सेक्टर एक्सपर्ट्स के अनुसार आज इंडिया के लिए एक अपॉर्चुन टाइम है, जब दुनिया भर के सप्लायर्स कोविड लॉकडाउन का नुकसान देखकर अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से बाहर डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। इंडिया अपने कंपोनेंट्स, टरबाइंस और जनरेटर्स के एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नेचुरल डेस्टिनेशन है। एशिया पैसिफिक और यूरोपियन मार्केट्स की रिक्वायरमेंट्स इंडिया से मीट की जा सकती हैं। साथ ही कोविड-19 क्राइसिस और रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनली रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगस्त 2022 में यूरोपियन यूनियन ने अपने 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को 32% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। इंडिया ने पिछले ही साल 2030 का रिन्यूएबल शेयर का टारगेट 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। एसबीजेड डिक्लेरेशन के मेंबर्स डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी ने 150 गीगावाट ऑफशोर विंड पावर बाय 2050 का साझा टारगेट सेट किया है। यूके ने 2030 के लिए 50 गीगावाट ऑफशोर विंड पावर टारगेट सेट किया है। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम भी इस सूची में शामिल हैं। यानी 2030 से पहले ही ऑनशोर और ऑफशोर दोनों ही सेक्टर्स में भारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लाइमेट क्राइसिस, एयर एनर्जी इनसिक्योरिटी इन टारगेट्स को फर्दर इंक्रीज ही करेंगे। इस इनकरेजिंग डिमांड सिनेरियो में एक सप्लाई वैक्यूम भी देखने को मिल रहा है। बहुत से मेजर विंड मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटीज और मैन पावर साइज में डिक्रीजिंग ट्रेंड विटनेस किए जा रहे हैं। इस वजह से 2025 तक सप्लाई चेन शॉर्टेजेस देखने को मिल सकती हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये वैक्यूम फिल करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने सेंस भी कर लिया है और इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग जोन स्टैब्लिश करने के लिए प्रोस्पेक्टिव बिडर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है। इन मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में विंड एनर्जी के साथ ही सभी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट शामिल होंगी। मैन्युफैक्चरिंग जोन्स कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के हब्स की तरह होंगे, जहां मैन्युफैक्चरर्स को रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के प्रोडक्शन से लेकर स्किलिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस स्कीम के लिए 5 साल में 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में विंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब्स की वजह से स्किलिंग और जॉब क्रिएशन देखी गई है। इंडिया में विंड सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़कर विंड मैन्युफैक्चरिंग में सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच प्रमोट कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो वेस्ट मिनिमाइज करें और रेस्क्यू और रिसाइकलिंग पर जोर दें। यूज विंड इक्विपमेंट की सेफ हैंडलिंग और रिसाइकलिंग से वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है।
लेकिन इसके साथ ही जल्द से जल्द सरकार को ग्लोबल विंड मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे कि लैंड एक्विजिशन, फास्ट क्लियरेंसेस, टैक्स ब्रेक्स, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे मेजर्स लाने पड़ेंगे। ऑलरेडी भारत सरकार ने विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। 31 मार्च 2017 से पहले कमीशन्ड विंड प्रोजेक्ट्स को जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिससे इनके द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर सप्लाई की जा सके। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के थ्रू विंड रिसोर्सेज असेसमेंट और पोटेंशियल विंड एनर्जी जनरेटिंग साइट्स के आइडेंटिफिकेशन जैसा टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अप टू 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंडर अलाउ कर दिया गया है। विंड और सोलर एनर्जी के इंटर स्टेट सेल पर लगने वाले ट्रांसमिशन चार्जेस को भी वेव ऑफ कर दिया गया है। साथ ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप करे जा रहे हैं, जहां लैंड और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडली अवेलेबल है और प्राइवेट प्लेयर्स इमीडिएटली फैसिलिटीज सेटअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब स्टेप्स के बावजूद इंडिया चाइना और यूएसए के मुकाबले अभी काफी पीछे है। ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां इंडिया इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। पिछले 5 से 6 साल में हर साल एडिशनल विंड एनर्जी कैपेसिटी में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का पार्टिसिपेशन घटता दिखाई पड़ रहा है, जो आत्मनिर्भर विंड एनर्जी सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन कम नहीं होने दे सकते। साथ ही विंड एनर्जी एक्सपोर्ट्स का सपना पूरा करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस इंश्योर करना भी जरूरी है। फिलहाल इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट चाइना जैसी नेबरिंग कंट्रीज से ज्यादा है, जो इंडियन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को महंगा बना देते हैं। ऊपर से कुछ निराशा हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी मिली है। WTO ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट इंसेंटिव्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट इफेक्ट हो रहे हैं। WTO बैन के पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत 2% ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, जो अब ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। प्रेजेंटली विंड एनर्जी इक्विपमेंट के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका इंडिया में एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिस वजह से चाइना पर कंप्लीट इंपोर्ट डिपेंडेंस मौजूद है। वहीं कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जिनका डोमेस्टिक मार्केट छोटा होने के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग तब तक कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल नहीं हो सकती जब तक एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव नहीं किया जाए। इसलिए भारत के विंड सेक्टर को एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट को साथ में प्रायोरिटाइज करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूएबल पॉलिसी की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो डिस्कशन में हमने ये देखा कि किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया में ऑयल रिवॉल्यूशन 2.0 साबित हो सकती है। बहुत से ऐसे डिसएडवांटेजेस जो अभी तक इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस की वजह से फेस किए हैं, उनसे छुटकारा पाने में, देश को एनर्जी सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनाने में और क्लाइमेट, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज को लिमिट करने में रिन्यूएबल एनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इन सभी गोल्स को अचीव करने का सुनहरा मौका आज विंड एनर्जी के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है। ये मौका हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जरूरी है कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एक्सपैंड किया जाए, स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किया जाए और मैन्युफैक्चरर्स को स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट प्रॉपर इंसेंटिव्स दे। अगर सरकार और देश के प्राइवेट प्लेयर्स इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो भविष्य के एक उज्जवल, सशक्त और समृद्ध हिंदुस्तान की कल्पना की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस प्रकार से भारत विंड मैन्युफैक्चरिंग को यूज करके अपनी ग्लोबल डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकता है। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन और क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द रोल दैट विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कैन प्ले इन अचीविंग सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक गोल्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।